देखिए, उद्धव ठाकरे की जिक्र करना चाहता हूं कि भाई आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे। देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक आप सरकार में रहे। 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे। तो 7.5 साल के कार्यकाल में आपने मुंबई के लिए क्या किया वो आप बताने की स्थिति में नहीं रहे। और 97 से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएमसी में रहे। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही है, मेयर आपका रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही। उन 25 सालों में आपने बीएमसी के लिए क्या किया मुंबई के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीएमसी ऐसी कॉर्पोरेशन है जो 4 मेडिकल कॉलेज चलाती है। अच्छा। बीएमसी के किसी और कॉर्पोरेशन के नहीं है। एक बार देखें ना सर, टैली देखें, और इसलिए इस वक्त महायुति जो है वो नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। 61 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ताकत का बोलबाला है। 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें भी उद्धव ठाकरे यहां पे भी बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया, दिखाई नहीं दी 10 सीटों पर उसका रुझान। तो वहीं अजीत पवार चूंकि अकेले लड़ रहे थे मैदान में, 1 सीट पर वो दिखाई दे रहे हैं। वो भी नवाब मलिक की बेटी की है। जी। तो ये इस वक्त बॉम्बे की पिक्चर है, ये मुंबई की पिक्चर है। इसका ब्रेकअप भी दे दें एक बार। 61 में से 40 जो है 45 वो भाजपा, 16 जो है एकनाथ शिंदे की हैं। और अगर 37 में से जो आपको ठाकरे बंधुओं की दिख रहे हैं उसमें से 31 अकेले उद्धव ठाकरे की हैं और केवल 6 जो हैं वो मनसे की हैं। संभाजी नगर पे भी एक बार आप देखें, बीजेपी 8 सीटों पर लीड कर रही है। उद्धव की पार्टी 3 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और इसमें अदर्स में ही मैं ये मान के चलूं, इसमें AIMIM भी है। संभाजी नगर में AIMIM की है जो अदर्स में इम्तियाज जलील की सीट पे इम्तियाज जलील वहां से MP रहे हैं, तो वो या वंचित बहुजन अघाड़ी भी हो सकती है, अम्बेडकर की वो भी हो सकती है। दूल्हे का भी आप देखिए, जो 74 निकाय सीटें हैं उसमें से 4 पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तो काउंटिंग हो रही है, रुझान आ रहे हैं। दूल्हे का इतिहास भी तो बता दीजिए। ये वही दूल्हे है जहां से वोट जिहाद की बात निकली नहीं सर? हाँ, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में ये सारा असेंबली सेगमेंट जो है वो बीजेपी ज्यादातर जीती, और 1 सीट केवल जो थी, 1 असेंबली सेगमेंट इतना वोट होगा कि बीजेपी हार गई। से वो ले उड़ी थी कांग्रेस पार्टी। तो ये वहां पर बीजेपी इस वक्त आ गए। मालेगांव में सर, मालेगांव में AIMIM 2 सीटों पर और बीजेपी भी 2 सीटों पर लीड कर रही है। मालेगांव भी एक ऐसा ही टर्फ रहा है अवधेश जी, जहां पर खूब हिंदू मुस्लिम अर्बन नक्सली सारी ये चर्चाएं मालेगांव। नहीं तो धूले की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो वही तो है। तो इसलिए देखिए, मालेगांव का जो इस बार का वोटिंग है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी भी है, वहाँ MIM भी है, तो इसीलिए जो मुस्लिम वोट का चंक है वो तो वहाँ मालेगांव तो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना था। प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के कर्नल पुरोहित सब वही के इशू थे। और उसमें जो अरेस्टिंग थी वो सारा अरेस्टिंग थी इतने दिनों तक। तो मालेगांव एक बड़ा मतलब इशू रहा है, और उसके आधार पर वोटिंग हुई है। जो एक क्षेत्र की बात आ रही है उसमें, वो जो एक क्षेत्र में जो उसकी वोट कमी थी वो वही क्षेत्र था उसमें। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस समय देखिए, महाराष्ट्र के इस लोकल चुनाव को आपको 2 दृष्टि से देखना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक प्रवृत्ति फिर से मुड़ी है, वो बीजेपी की ओर मुड़ी हुई प्रवृत्ति दिखती है। और लोकल चुनाव में भी आप जाके देखेंगे, स्थानीय चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और बाकी जो है वो मुद्दे बनते हैं। उसका कारण है कि अब केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिखती है। अगर वहां मकान बना हुआ है, अगर वहां किसान सम्मान निधि क्षेत्र में जा रहा है गांव में, या अगर वहां विधवा पेंशन केंद्र से जा रहा है, वहां घर में बिजली पहुंची है, तो उसमें केंद्र की भी भूमिका। लेकिन ये सभी राज्यों में है, उसमें मुंबई, महाराष्ट्र और मुंबई भी सरकारी योजनाओं में आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये सरकारी योजनाओं में जहां ये कलेक्टिव एफर्ट दिखाई देता है राज्य सरकारों और केंद्र की योजनाओं का, अब कैंपेन में उल्टा दिखाई दे रहा है। पहले बीएमसी के इलेक्शन में बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री चले जाते थे, केंद्र के नेता जाके प्रचार करते थे, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होते थे। इस बार कोई नहीं गया। बंगाल के चुनाव में देखिए सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ये है कि भाई वहीं का आदमी बोलता हुआ दिखाई दे, ज्यादा ये ना हैदराबाद की दिल्ली से लड़ा जा रहा है बंगाल। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में स्वयं गृह मंत्री वहां गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेंज क्यों है बीजेपी की स्ट्रेटेजी में, बदलाव क्यों है? इसका एक विश्लेषण करना पड़ेगा। मुझे यह लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर और बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि हमारी आवश्यकता वहां नहीं। एक बड़ी चीज यही हो सकती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करती। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के विश्लेषण के आधार पर जहां जो संसाधन लगाना है वहां वो लगाती है। देवेंद्र फडणवीस पर यह भरोसा है? बिल्कुल मीनाक्षी, देवेंद्र फडणवीस पॉपुलर है। और अगर आप उनकी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आप देखें कि उन्होंने हिंदू और मराठी आइडेंटिटी का जो कोएग्जिस्टेंस, जो मिश्रण है, उसको बहुत बखूबी निभाया है और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक यूनिक स्टेट है जहाँ पे जिनका गढ़ था, शिवसेना ने जो अपनी गलतियों की वजह से जिस तरह टूटी है,
एनसीपी अपनी गलतियों की वजह से टूटी है और बीजेपी का जो कंसोलिडेशन हुआ है कांग्रेस की एब्सेंस में, मुझे लगता है इससे ज्यादा एक कंफर्टेबल सिचुएशन ब्रेकिंग नहीं हो न्यूज दे सकती। देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ठाकरे के गढ़ में भी बीजेपी भारी है, पवार के गढ़ में भी बीजेपी ने दम भरा है और ऐसा दम भरा है कि इस वक्त चाचा भतीजे की दम फूलती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पुणे में एनसीपी पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। जब अजीत पवार से ये पूछा गया था कि क्या ये जो पिंपरी चिंचवाड़ में आपका गठबंधन है ये आगे भी होगा, तब अजीत पवार ने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि नहीं, अभी ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि साथ आने पर भी अगर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें साइडलाइन कर दिया है। पुणे के पालक मंत्री अजित पवार ही है, लड़ाई करके उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से पालक मंत्री ली। अजित पवार पालक मंत्री है वहाँ पर पुणे के, पालक मतलब वहाँ के इंचार्ज उनके पास है, महाराष्ट्र में जो बोलते हैं पालक मंत्री, उन्होंने लड़के लिया कि भाई मेरा क्षेत्र है, मुझे वहां आगे चुनाव लड़ना है। और वहां अगर अजित पवार और शरद पवार हार रहे हैं, मतलब बारामती का एरिया आ गया, अगर आप ये देखेंगे तो ये बता रहा है कि चाणक्य कहना बंद कर दिया आपने शरद पवार को, शरद पवार को चाणक्य कहना बंद कर दिया है। तो चाणक्य कोई बहुत लंबे समय से नहीं रहे, बहुत कांग्रेस में रहे तब रहे होंगे। अब तो देवेंद्र फडणवीस अकेला महाराष्ट्र का चाणक्य बनकर निकल रहा है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस चाणक्य और महाराष्ट्र की विशेष बात है सर, आप देखिए महाराष्ट्र में सिर्फ ऐसी दो राजनीतिक दल है जो एक ही विचारधारा की राजनीति करते रहे, दोनों का वोट बैंक रहा, शिवसेना का भी और भारतीय जनता पार्टी। दोनों हिंदुत्व की राजनीति करती रही, दोनों मराठी की राजनीति करती रही, लेकिन दोनों के वोटर बटे हुए थे। लेकिन आज पूरा शिवसेना का वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया उद्धव ठाकरे की राजनीति के कारण। चंद्रगुप्त और चाणक्य, देखिए ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस को केवल चाणक्य कहने से नहीं होगा, चाणक्य की नीतियों के साथ चंद्रगुप्त का जो की प्रखरता और शौर्य भी दिखाई देता है, वो अकेले दो है। देखिए पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में अगर बीजेपी कमजोर हो जाएगी तो बहुत बड़ी घटना होगी। बीजेपी ने शरद पवार, बीजेपी का शरद पवार के रहते हुए बीजेपी का दोनों पर रहा है ना शासन, और पुणे जो है हिंदुत्व का गढ़ रहा है। आप चाहे हिंदू महासभा की बात करिए, चाहे उनके, तो वो पुणे को तो वो एक आधार भूमि वहां रही है, इसलिए पुणे में वो चाहे कुछ भी कर ले। एक बात कहना चाहूंगी, मैंने देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे, मैंने उस टाइम पे उनको देखा है, वो बहुत एक्सेसिबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उतने ही ज्यादा एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर है। लंबी कतारों में लोग जाते हैं, आम जनता जा सकती है, काम करवा सकती है, वो 1 मिनट बैठते नहीं हैं। तो वो एक्सेसिबिलिटी, वो अप्रोच और जो उनका कनेक्शन है लोगों के साथ, मुझे लगता है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये चुनाव परिणाम सर जो आ रहे हैं, सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये लोग कांग्रेस की चिंता की बात नहीं है, ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए भी चिंता की बात है। 2029 में लोकसभा होंगे, 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रदर्शन जो कर रही है तो इनको भी डर होगा कि जब 2029 में लोकसभा होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कितना स्पेस देगी। और 2030 में भारतीय जनता पार्टी, जो अमित शाह जी ने कहा था कि अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो उस समय एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए बहुत मुश्किल होगा सीटों के लिए बार्गेनिंग करना। भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे लग रहा है आप अगर आंकड़ों में देखेंगे तो महायुति में और जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, मैं ऐसा अंतर नहीं जो है एग्जिट पोल बता रहे थे। नहीं, वो तो इतना ठीक है, इतना क्लोज फाइट चेंज होगा, ये चेंज होगा, थोड़ी देर में ये सब चीजें बदलेंगी और उसी के आसपास ये सब आएगा। अभी पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ और परभनी की जो बात हो रही थी, ये क्यों शरद पवार और अजीत पवार ने ये जोखिम लिया, क्यों दोनों साथ गए, क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा या एकनाथ शिंदे से अलग हुए? भाई कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी को वहां रोकना है, अपना वर्चस्व बनाना है पवार परिवार को। अगर वो चला गया अपने हाथ से, जैसे अगर मुंबई चला जाए ठाकरे के हाथ से, पुणे, कोल्हापुर और ये जो इलाका है पिंपरी चिंचवाड़, परभनी, अगर शरद पवार के हाथ पवार परिवार के हाथ से फैमिली क्या राजनीति बनेगी? फैमिली फर्स्ट है। कोंकण का इलाका अगर नारायण राणे के परिवार से निकल जाए, नागपुर का इलाका अगर नितिन गडकरी या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाए, तो फिर ये इलाके बटे हुए हैं, ये इन इलाकों में पार्टियों का, परिवारों का गढ़ रहा है, उसको बचाना सबसे बड़ी चिंता होती है हमेशा महाराष्ट्र के चुनाव में। और आप बार बार, हम और समीर जी जब दूसरे प्रोग्राम्स में भी आपके रहे, ये क्यों इतना अतिरंजित ये गठबंधन हुए? इसीलिए हुआ कि सबको अपना अपना इलाका बचाना है। सर एक बात बताइए, जो हम ठाकरे की लेगेसी की बात करें, अगर ये जो नंबर्स है इन्हीं को हम डिवाइड करके देखें तो एकनाथ शिंदे के पास उतनी नहीं है जितनी उद्धव ठाकरे के पीछे दिखाई दे रही है। यही तो असली सवाल है, हम बार बार कहते रहे कि असली शिवसेना की परीक्षा होनी है, एकनाथ या उद्धव ठाकरे। विधानसभा में जवाब नहीं मिला आपको? नहीं,
एकनाथ शिंदे कभी भी मुंबई के नेता दे रहे। एकनाथ शिंदे तो ठाणे कल्याण डोंबिवली के रहे। ठाणे कल्याण मुंबई तो उद्धव ठाकरे का जाना जाता है ना। विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। 10 सीटें आई पूछ रहा था, इस सवाल का जवाब आपको विधानसभा में क्यों नहीं मिला? बीएमसी में क्यों चाहिए? विधानसभा हो लोकसभा हो, हमेशा ठाकरे परिवार जो शिवसेना रही है वो मुंबई की पार्टी रही। 36 विधानसभा मुंबई की, कोंकण की पार्टी रही। ये इलाका उनका अपना 6 में से 3 लोकसभा सीटें उनकी अभी भी जीता है उन्होंने, और उसी के दम पर कांग्रेस पार्टी भी जीती है। कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन जो मुंबई शहर में इतनी सीटें जीती इन लोगों ने। लेकिन जो समीर जी कहते हैं, आप इससे थोड़ा और इलैबोरेट करें। आप ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तो हमेशा से ठाणे की पॉलिटिक्स करते रहे, डोंबिवली की पॉलिटिक्स करते रहे, तो मुंबई का जो मराठी है बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को उद्धव ठाकरे के साथ मानता है, लेकिन वही वोटर जब आप डोंबिवली और ठाणे के नजरिए से देखते हैं तो वो एकनाथ शिंदे को मानता है। इतना डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल भी बंबई का जो मराठी है वो ठाणे में नहीं है। ठाणे कल्याण डोंबिवली में उत्तर भारतीय भी बहुत ज्यादा है वहां पर, और महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जो मराठी है उसको बाल ठाकरे मातोश्री से अपने आप को जोड़ देखता है, और यही कारण रहा है कि वहां पर हमेशा से शिवसेना का दबदबा रहा। 6 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटें उद्धव ठाकरे ने वहां जीती है। विधानसभा भी अगर आप देखेंगे तो 36 में से अगर 15 सीटें वो 10 सीटें वहां जीत रहे हैं, तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 सीटें ठाकरे की बाला साहब की लेगेसी तो एक ही के साथ हो सकती है, नहीं, या तो उसमें से बटी है ना, उसमें से फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ एक हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा रहा, और एक हिस्सा जो मराठी का था वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के साथ संघीकरण चला गया है। एकनाथ शिंदे बंबई में बहुत बड़ी ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में बड़ी ताकत बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत के कारण एकनाथ शिंदे को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो एकनाथ शिंदे सीटें जीत रहे हैं उसमें बीजेपी की बड़ी भूमिका है। वो तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, जो सीटों का बंटवारा हुआ बीएमसी में 227 में बीजेपी 137 लड़ रही है, और एकनाथ शिंदे जो है वो 90 सीट लड़ रहे हैं। 90 सीटें बीजेपी ने इसलिए दी थी क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि बीजेपी का अपना वोट मिल करके और उस मराठी वोट में डेंट कर देगा शिवसेना के लिए। असली शिवसेना हम बना देंगे जनता के वोट से। देखिए अभी असली शिवसेना जो बनी है वो चुनाव आयोग ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, स्पीकर ने बनाया है। एकनाथ शिंदे को इन 3 लोगों ने असली शिवसेना बनाया है। अब मुंबई की जनता असली शिवसेना बताती है कि नहीं, ये देखने की बात है। बीजेपी चाहती थी ज्यादा सीटें दे करके उनके पीछे अपनी ताकत रख के कि उनको असली शिवसेना मुंबई में भी बनवा दिया जाए। अभी लग नहीं रहा है कि मुंबई के लोग इसके लिए तैयार हैं। सर 2 पे बीजेपी, 2 पर एकनाथ शिंदे, और बाकियों का तो अभी वहां पर हाल जो है वो 0 पर दिखाई दे रहा है। पुणे का ग्राफिक दोबारा चलाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे की सीटों का आप जरा ट्रेंड देखिएगा 1 मिनट। 162 सीटों में 32 पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 पर पवार फैमिली जो है वो आगे चली। मैं फैमिली बोल रहा हूं क्योंकि आपने कह दिया परिवार ही है, तो अब तो 32-14 ये अंतर पुणे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पुणे के पालक मंत्री हैं अजीत पवार। और ठीक याद दिलाया समीर जी ने, उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर शिंदे नहीं देने के तैयार थे, वो चाहने तक गार्जियन मिनिस्टर बनना चाहते थे, और बाकी दोनों गठबंधन सहयोगी नहीं चाहते थे। लेकिन अभी से देख के तो लग रहा है पुणे अपना गार्जियन पवार को नहीं मान रही है। पालक मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे। देवेंद्र फडणवीस से सरकार से अलग होने के बाद वहां के नगर निगम उनको पालक माने, तब नहीं बता रहा है कि नहीं माना जाए। दूसरा मैं समीर जी को कहूंगा कि थोड़ा बहुत एकनाथ शिंदे को भी श्रेय दे दीजिए। आप जो है एकनाथ शिंदे जी को बेचारे, ऐसा है ये अजीत जी जो करे उसका एक एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस ये है कि एकनाथ शिंदे जिसका मुंबई में कोई जनाधार नहीं है, अगर वो मन से और दोनों का वोट काट करके सम्मानजनक भी स्थान उनसे पीछे पा जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बीजेपी ने तो ये 90 सीटें दी, ये बड़ी बात होगी। वो अगर वो करती है तो इसलिए उनको उस आधार पर ये तो उनका एक छत्र। ठीक है सर, तो अब ये बहस अगर ये हो गई है कि असली शिवसेना कौन, तो हम अब शिवसेना शिंदे और यूबीटी इनके नंबर अलग अलग बताएंगे ताकि वो बीएमसी में ताकि क्लियर रहे। तो 18 पर इस वक्त हैं दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे 18 सीटों पर। मैं केवल मुंबई की बात कर रहा हूं, 18 पर वो आगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और उधर 40 जो आपको 42 दिख रहे हैं उसमें से 30 जो है वो उद्धव ठाकरे। 18 और 30 ये अंतर है अभी। सर हम पूना में जरूर मान रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार का और, लेकिन 2017 का अगर परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 97 सीटें मिली थी, अजित पवार को 39 सीटें मिली थी। शरद पवार और अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया था वहां पर, और वोटिंग में भी 18% का फर्क था दोनों के बीच। दोनों जगह 2017 में पूना में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। अजित पवार को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पेस दे नहीं रही है किसी भी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि भाई गठबंधन में रहेंगे तो आपको बहुत कम सीटें मिलेगी, तो अजित पवार को लग रहा था कि शायद अलग लड़कर में अपना कोई स्टेट। बारामती किस पे, पुणे में आता है कि पिंपरी? पुणे में आता है। पुणे में आता है। बारामती का अलग से निकालना पड़ेगा फिर। हाँ मतलब बारामती का अलग। पिपरी चिंचवाड़ भी पुणे का ही भाग है। पिपरी चिंचवाड़ जो है 15 किलोमीटर दूरी पर सर ये सामने ही है टेली। 8 पर जो है पिंपरी चिंचवाड़ में भी बीजेपी लीड कर रही है। इसमें शिंदे जो है वो 1 पर है और बाकी 8 पर।
फैमिली दोनों एनसीपी परिवार 8 पर है। पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में पिछली बार भाजपा को एक पक्षीय विजय थी, देखा जाए दोनों जगह उसके मेयर थे, दोनों जगह उसको बहुमत था, तो इसलिए वो तो उसका एक गढ़ जैसा हो गया हुआ। नहीं तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पिंपरी चिंचवाड़ में ये अलायंस भी हुआ, वहां की जनता पवार फैमिली को अपना गार्जियन मानने से इनकार कर रही है। अब इसका अर्थ इसमें बताने की क्या जरूरत है, जब विधानसभा में भी जो उनका परफॉर्मेंस था, एक एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस रहा है, तो इसमें कहां कोई दो मत है। अजीत पवार को भी इस चुनाव का निष्कर्ष है कि उनकी ताकत भी अपने क्षेत्र में तभी रहेगी जब वो भाजपा के साथ रहेंगे, अलग जाके वो नहीं पा सकते। तो ये एक बार फिर से आप चलिए देखें, बीएमसी की 227 सीटों में से 69 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को उनके अलायंस पार्टनर एकनाथ शिंदे के साथ बम्पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 51 सीटें बीजेपी के पास दिखाई दे रही हैं। उद्धव ठाकरे 35, राज ठाकरे 7, कांग्रेस के पास 11, एक अजीत पवार और अन्य के पास 6 दिखाई दे रही हैं। इतना ही कहा जा सकता है, अभी तो महायुति लीड कर रही है, लेकिन जैसा भी थोड़ी देर पहले यहाँ चर्चा हो रही थी कि जितने और विरोधी हैं उनको भी अगर आप जोड़ ले तो मुकाबला ये नहीं आप कह सकते कि वन साइडेड है, ये मुकाबला अभी भी कांटे का ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ और रुझान जो है अलग अलग नगर पालिकाओं के वो एक बार अपने ये बिग स्क्रीन पर दिखा दे। समीर जी हमारे साथ उसका विश्लेषण करने के लिए। ग्रेटर मुंबई की बात करें तो बीएमसी ठाणे और नवी मुंबई, बीएमसी के 227 समीर जी, बीजेपी और शिवसेना 63 पर है, यूबीटी और इसमें मन से जोड़ दीजिए और एनसीपी जोड़ दें तो 38, कांग्रेस प्लस 11 पर है। ठाणे की 131 में बीजेपी और एकनाथ शिंदे 15 पर है, बाकी 0-0 है। और नवी मुंबई में 111, नवी मुंबई में बीजेपी 2, शिंदे सेना 2 और बाकी अभी 0-0। तो पीएमसी का कर ले पहले अगर विश्लेषण, तो 63 और 38 ये अंतर है दो बड़े गठबंधनों में। बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे भी 38 सीटों पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 63 सीटों पे है एकनाथ शिंदे के साथ। तो ये अभी बहुत आंकड़ा बढ़ेगा और अभी तो शुरुआत है, मुझे लग रहा है 227 का जब तक आएगा भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस कर चुकी होगी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 140 से 145 तक ये आराम से पहुंचेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि ये शुरुआती रुझान है इसके बाद। और कांग्रेस मुझे लग रहा है कि जो 2017 में 114 चाहिए किसी को भी, 114 चाहिए और मुझे लग रहा है 135 तक भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वहां कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे, जहां तक जिस तरीके से उनका वहां पर संगठन है काम रहा है मुझे लग रहा है। और इस बार उद्धव ठाकरे बुरी हार मुझे लग रहा है इस बार फेस करेंगे। हालांकि राज ठाकरे को साथ में ले लेंगे, राज ठाकरे का उन्हें बहुत फायदा नहीं हो रहा है। कांग्रेस खुद तो डूब रही है लेकिन उद्धव ठाकरे को भी डुबा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। मतलब कांग्रेस का अलग लड़ना और यूबीटी बहुत नुकसान हो गया मुझे लग रहा है। आप लोकसभा चुनाव साथ में लड़े, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हो, विधानसभा चुनाव आप मिलकर साथ में लड़ते हो, उसके बाद तुरंत आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस को छोड़ देते हो, राज ठाकरे जिसके खिलाफ आप 25 साल से थे उसको साथ में लेके आते हैं। तो राज ठाकरे मराठी वोट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस भी साथ में इनके रहती तो ये तगड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए होती। लेकिन कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट बहुत बड़ा जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि मुसलमान का वोट उनको मिलेगा। राज ठाकरे के साथ में आने के कारण उत्तर भारतीय वोट और दक्षिण भारतीय वोट जो उद्धव ठाकरे को मिलने की संभावना थी वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में चला गया है या थोड़ा कांग्रेस के पॉकेट में चला गया है। राज ठाकरे को लेने के कारण मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सर कोंकण की बात कर ले तो कोंकण में भी शिवसेना यूबीटी मतलब यूनाइटेड शिवसेना जो है एक पावर थी, अब यहां वहां अब उद्धव ठाकरे कितनी बड़ी पावर रह गए देख लेते हैं। कल्याण में देखिए 122 सीटें हैं यहां पर बीजेपी और शिवसेना 20 पर, यूबीटी मन से 0। उल्लासनगर में 38 सीटें भी 2 रुझान है, बीजेपी 2 है, आगे चल रही है। भिवंडी की 90 ट्रेंड्स में से महायुति बीजेपी और शिवसेना 6 पर आगे चल रही है, बाकी अभी खाता नहीं खुला है। मीरा भाईंदर की 95 सीटों में से हमारे पास रुझान है 10, जिसमें 7 पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां बीजेपी और शिंदे सेना अलग अलग है। वसई विरार 115, इसमें 4 पर जो है बीजेपी और शिवसेना और यूबीटी 1 पर आगे है। पनवेल में अभी 6 रुझान है, ये यहां पर महायुति तीनों पार्टियां एक हैं तो वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें से कोई आपको कल्याण डोंबिवली तो शिवसेना एकनाथ शिंदे का होल्ड है, जो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण डोंबिवली से सांसद भी है और उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है पहले से कल्याण डोंबिवली का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा स्ट्रांग होल्ड है कल्याण डोंबिवली में। तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे मिलकर पूरा एरिया स्वीप करेंगे, पूरा जुड़ा हुआ है। पनवेल भी ठाणे का एरिया जुड़ा हुआ एरिया, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का है। भिवंडी मुस्लिम डोमिनेंस एरिया है लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे का बड़ा होल्ड है। भिवंडी अगर देखा जाए तो जितेंद्र आवाड़ वाला भी एरिया, उसका भी वहां स्ट्रांग होल्ड है, जो शरद पवार के विधायक और पार्टी के नेता है, जितेंद्र आवाड़ का क्षेत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो काम रहा है वहां पर, हिंदुत्व का जो वोटर रहा है वो एक
एक तरफा एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है इस पूरी जगह में। मतलब यह है कि सारे 29 अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेशन में, तो हिंदुत्व के का जो देवेंद्र फडणवीस ने बात की थी, तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर पूरा जो समीकरण बना है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया है। बाकी पॉकेट में अगर देखेंगे तो बंबई में अगर देखेंगे तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मराठी की बहुत बड़ी अपील नहीं बन सके, मराठी का बड़ा वोट मांग लिया, लेकिन मराठी का वोट लेके बाकी सारे वोट एक तरफा एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए या कांग्रेस के साथ चले गए। बाकी जगह मुस्लिम वोट भी जो बटा है, समाजवादी पार्टी के अबू हसीम आजमी का एरिया है, वहां चला गया है, कुछ कांग्रेस के पास गया, कुछ अजीत पवार के पास गया है, तो मुस्लिम वोट भी एक तरफ एक इकट्ठा विपक्ष के पास नहीं जा सका है। तो मराठी वोट भी डिवाइड हुआ, मुस्लिम वोट भी वोट डिवाइड हुआ, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय का जो वोट है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है पूरा। विदर्भ की बात कर लेते हैं। विदर्भ में नागपुर आता है, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे तो स्क्रीन और अच्छे से दिख जाएगी जी। 151 नागपुर में देखिए सीटें, इसमें से 30 ट्रेंड्स हैं, 30 के 30 बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अमरावती की 87 में से बीजेपी 7, यूबीटी 3, एनसीपी शरद पवार 5, अकोला की 80 सीटों में से बीजेपी और यहां बीजेपी एनसीपी एक साथ है, तो यहां 12 सीटों पर वो जो है आगे दिख रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार 3 पर, यूबीटी मन से 1 पर। चंद्रपुर की 66 में से हमारे पास रुझान है इस वक्त 9, जिनमें से बीजेपी और शिंदे सेना 8 पर और यूबीटी प्लस 1 पर आगे चल रहा है। तो नागपुर में तो कोई ऐसा वो नहीं है, विदर्भ 10 है यहाँ। बिल्कुल, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ से 10 लोकसभा सीटें आती है। अगर लोकसभा का परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था। अकोला और नागपुर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। क्लियर कर दूं, 10 के 10 कांग्रेस है बिल्कुल विदर्भ में, ये 30 पर शिंदे सेना बीजेपी, तो बाकी 10 कांग्रेस है। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव है तो 62 सीटों में से 43 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी, सिर्फ 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो जो विधानसभा में प्रदर्शन रहा है विदर्भ के अंदर, मुझे लग रहा है वही दिखेगा। और नागपुर तो वैसे भी देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है, संघ का वहां पर मुख्यालय है, वहां पर नितिन गडकरी वहां से सांसद और मंत्री है, तो नागपुर में तो एक तरफा जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमरावती भी नवनीत राणा वाला एरिया जो है, जो लोकसभा चुनाव हार गए वो एरिया आता है, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। अकोला से भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत रही है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। कुछ अकोला का कुछ पॉकेट है जहां वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, वहां के जो प्रकाश अंबेडकर है, उनका क्षेत्र है, वो लोकसभा चुनाव यहां से लगातार लड़ते रहे, एक बार वो सांसद भी यहां से रहे, तो मुझे लग रहा है कि वह वंचित बहुजन आघाड़ी का कुछ असर कांग्रेस को वहां पर मिलेगा। तो कांग्रेस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण वहां अकोला के अंदर करेगी। चंद्रपुर भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा होल्ड रहा है और जुड़ा हुआ है विदर्भ का एरिया, तो देवेंद्र फडणवीस का विदर्भ का गढ़ है, तो मुझे लग रहा है वो पूरा एक तरफा ले जाएंगे।